हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है डेंटल सर्जरीज एंड प्रोसीजर्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की डेंटल सर्जरीज और इसके कुछ प्रोसीजर्स को डिटेल में समझेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटल सर्जरीज। तो क्या होती है डेंटल सर्जरीज, इसको समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जो कि मेनली फोकस करता हो हमारे टीथ के ऊपर, गम्स के ऊपर और हमारे ओरल कैविटीज के अंदर जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको ट्रीट करने में, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिस्टोर करने में और उनके मेंटेनेंस के अंदर जो भी हम सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेंटल सर्जरीज या फिर प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे फोकस एरियाज कौन कौन से होंगे, कहाँ पे हमें डेंटल सर्जरीज परफॉर्म करनी होती है। तो हमारे मेन फोकस एरियाज होते हैं टिथ, दूसरा गम्स जिसको हम जिंजीवा बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे टिथ जो है एम्बेडेड होते हैं। थर्ड नंबर पे जॉ बोन्स, जिसके अंदर हमारे मैक्सिला और मैंडिबल दोनों आ जाएंगी। थर्ड नंबर ओरल टिश्यूज, तो हमारे ओरल कैविटीज से रिलेटेड कोई भी टिश्यूज हैं, अगर हम वहाँ पे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं वो, तो हमारा गोल क्या होगा इन सब चीजों के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करने से हमें क्या बेनिफिट होंगे। तो हमारा गोल क्या होता है इसके अंदर, पहला टिथ डिजीज, तो ओरल कैविटी से रिलेटेड कोई भी डिजीज है या फिर टिथ से रिलेटेड कोई भी डिजीज है उनको हम ट्रीट करते हैं इसके अंदर, जैसे कि टूथ डिके हो गया या फिर गम डिजीज हो गई, तो उनको ट्रीट करने का काम करते हैं। सेकंड नंबर पे रिस्टोर फंक्शन, तो हमारे टिथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि बाइटिंग की प्रॉब्लम, आप चबा सही से नहीं पा रहे हो, काट सही से नहीं पा रहे हो और बोल नहीं पा रहे हो सही से, तो उस फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए भी हम ये सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे रिप्लेस मिसिंग और डैमेज टिथ, तो जो भी हमारे डेंटल हमारी जो डेंचर होता है उसके अंदर कोई भी मिसिंग टिथ होता है या फिर डैमेज टिथ होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, किसके साथ में, इम्प्लांट्स और क्राउन की हेल्प से। ओके, देन उसके बाद में करेक्ट स्ट्रक्चरल इश्यूज, तो हमारे जो ओरल कैविटीज हैं या फिर टिथ जो है उससे रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चरल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि जॉ अलाइनमेंट करनी है या फिर इम्पैक्टेड टिथ या फिर कोई भी टिथ जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसकी स्ट्रक्चर को करेक्ट करना हो, तब भी हम इस टाइप की सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। ओके, लास्ट में हमारे पास में इंप्रूव एस्थेटिक्स, तो हमारे टिथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हमारे टिथ का कलर जो है उसकी वजह से हमारे टिथ अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम कुछ एस्थेटिक इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं इन सर्जरीज या प्रोसीजर्स की हेल्प से, जिसके अंदर हम टूथ के कलर को इनहेंस कर सकते हैं और गम्स के अपीयरेंस को जो है उसको भी ठीक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ टूथ डिके। तो एक टूथ जो है वो किस तरीके से डैमेज होता है, उसके डैमेज होने का प्रोसेस क्या होता है, उसको हम इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, तो इसके अंदर सबसे पहले प्लेक फॉर्मेशन। तो टूथ डिके के प्रोसेस में, टूथ के डैमेज होने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है प्लेक फॉर्मेशन। हमारे दांतों के ऊपर एक येलो कवरिंग्स बनने लग जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं। अब ये प्लेक बनता कैसे है, ये हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेप्टोकोकस म्यूटेंट। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे माउथ के अंदर या फिर ओरल कैविटीज के अंदर जो फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे स्लाइवा के अंदर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ में मिक्स करके हमारे टीथ के ऊपर एक कवरिंग, एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम प्लेक बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद में बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं। क्यों वहां पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्लेक जो है उनको एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। प्लेक जो है वो दांतों के ऊपर होगा और उनके अंदर क्या होंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, और ये प्लेक जो है उनको एक फेवरेबल, एक अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपने आप को ग्रो कर पाए, अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए। ठीक है, देन उसके बाद में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उन फूड पार्टिकल्स का यूज करता है जिसमें शुगर मेनली होती है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एज ए फूड वो शुगर्स का यूज करते हैं, और शुगर्स का यूज करने में क्या करते हैं, उनको वो ब्रेक डाउन करते हैं, उनको वो मेटाबोलाइज करते हैं, एक तरीके से ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है, बट बैक्टीरियाज, ये जो बैक्टीरियाज ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ये कम ऑक्सीजन पे काम करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। फर्मेंटेशन का जब यूज करते हैं हम शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वहां पे लैक्टिक एसिड जो है वो क्रिएट होता है, वो बाई प्रोडक्ट बनता है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे टूथ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में एसिड प्रोडक्शन, तो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, वो फूड का, वो शुगर्स का यूज करते हैं और फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन की वजह से वहां पे एटीपीज जनरेट होती हैं बैक्टीरियाज के लिए, और उसके साथ साथ में एक बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड भी जनरेट होता है। उस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारा इनेमल जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से हमारा डीके प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। देन उसके बाद में देखो डीमिनरलाइजेशन, तो जो एसिड बन रहा है, जो बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली सिक्रेट किए जा रहे हैं, उस एसिड की वजह से हमारा इनेमल जो है वो डैमेज होने लगता है। तो हमारे इनेमल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, स्पेशली कौन से मिनरल्स, फॉस्फेट और कैल्शियम,
ये मिनरल्स जो हैं वो उतरने लग जाते हैं हमारे इनेमल से, जिसकी वजह से हमारे टूथ की जो सरफेस होती है वो वीक हो जाती है। ओके, देन उसके बाद में इनेमल ब्रेकडाउन। तो कंटिन्यूअसली अगर हम एसिड का प्रोडक्शन होता रहता है और हम कोई भी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं और लगातार वहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन होता जा रहा है, तो क्या होगा, हमारे एसिड की वजह से, बैक्टीरियल एसिड की वजह से उस इनेमल के अंदर कैविटीज या होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटीज बोलते हैं, जो कि दांतों के अंदर हो जाती है उस एसिड की वजह से। ओके, देन उसके बाद में स्प्रेड टू डेंटिन। तो इसके बाद में क्या होगा, जो हमारा इनेमल है वो ब्रेक डाउन होता रहेगा, और जैसे जैसे इनेमल ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसके नीचे वाली लेयर कौन सी होती है, इनेमल के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। ओके, तो हम इस प्रोसेस को इस इमेज में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, तो हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, जो कि प्लेग के अंदर है, वो क्या कर रहे हैं, शुगर का यूज करके कंटिन्यूसली एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड का। और वो लैक्टिक एसिड की वजह से आपका इनेमल डैमेज हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, जिसको कैरीज, कैविटीज, होल्स बोल सकते हैं। अब कंटिन्यूसली बैक्टीरियल एसिड के प्रोडक्शन की वजह से ये जो होल है वो बड़ा होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये जो कैविटी है वो कहाँ तक पहुंच जाती है, आपके डेंटिन तक पहुंच जाती है। तो आपके टीथ के अंदर ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड होता है, एनिमल किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड है। इसके ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे क्या है कि डेंटिन सेकेंड लेयर आ जाती है, जिसके अंदर ये कैविटीज जो है बैक्टीरियल एसिड के लगातार प्रोडक्शन की वजह से ये डेंटिन भी क्या होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, डेंटिन में स्प्रेड होने के बाद में अगला प्रोसेस क्या आएगा हमारे पास में, पल्प इन्फ्लामेशन। तो कैविटीज क्रिएट होने की वजह से ये जो इन्फेक्शन है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहे थे और टॉक्सिन्स बन रहे थे, उनकी वजह से यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो जाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस कैविटी से किसके अंदर चले जाते हैं, पल्प के अंदर। तो डेंटिन के नीचे वाली जो कैविटी है यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, पल्प टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो कि टूथ की स्ट्रक्चर को या फिर उनके फंक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं, जैसे कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई करना और वहाँ पे नर्व सप्लाई करना, जिसकी वजह से टूथ जो है वो पेन का सेंसेशन या फिर टेम्परेचर का सेंसेशन आपको फील करवाने का काम करता है। ठीक है, देन इसके बाद में हमारे पास में इन्फेक्शन प्रोग्रेशन। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जब पल्प में पहुंच जाते हैं, तो पल्प में पहुंचने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे इन पल्प टिश्यूज को डैमेज करने लग जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे बैक्टीरियाज पहुंचते हैं और वो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे ब्लड के अंदर हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एक रिस्पॉन्स देती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंच जाती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे पहुंचने के बाद में क्या करती हैं, यहाँ पे एक कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है या फिर एक रिस्पॉन्स है, जो कि किसी भी इन्फेक्शन के लिए आता है। तो यहाँ पे जब इन्फेक्शन होगा तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे की जो नर्व है वो कॉम्प्रेस होने लग जाएंगी, हमारी जो ब्लड वेसल्स है यहाँ की कॉम्प्रेस होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इस एरिया के अंदर पहुंच नहीं पाएगी, ब्लड वेसल्स के कॉम्प्रेस होने की वजह से, जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ है। तो यही मेन रीजन है यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होने का हमारी पल्प के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक तो ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उन बैक्टीरियाज को किल नहीं कर पाएंगी। और बैक्टीरियाज के लिए क्या होगा, एक यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा उनके फूड के लिए और वहाँ पे ग्रो करने के लिए। तो क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इस पल्प के अंदर और ज़्यादा नंबर्स बढ़ाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पल्प जो है वो डैमेज होने लग जाता है। ठीक है, देन लास्ट में एब्सेस फॉर्मेशन। तो अगर अब क्योंकि वहाँ पे ना ही ब्लड सर्कुलेशन पहुँच रही है और इन्फ्लामेशन हो रखी है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं उन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया पल्प में आने के बाद भी टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी नर्व हैं, वो डैमेज हो जाएंगी। जब ये डैमेज हो जाएंगी तो आपको टूथ के अंदर जो पेन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी नर्व जो है वो डेड हो चुकी है। जब नर्व डेड हो चुकी है तो वहाँ पे आपको पेन फील नहीं होगा। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है फिर धीरे धीरे कहाँ पे चला जाता है, रूट कैनाल के अंदर। जो आपके टीथ की रूट कैनाल होती है, जहाँ से आपको नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, वो जो रूट कैनाल होती है वहाँ पे इन्फेक्शन आ जाता है। और इन्फेक्शन जाने के साथ साथ में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होने की वजह से वहाँ पे टिश्यूज जो है वो पस फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन होने लग जाती है। इस तरीके से हमारा टूथ
डीके जो प्रोसेस है वो होता रहता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा टूथ जो है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है और वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है वहां पे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था एक टूथ डीके प्रोसेस का, किस तरीके से हमारा टूथ जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले प्लेक फॉर्मेशन होगा, देन बैक्टीरियाज वहां पे ग्रो कर रहे होंगे, बैक्टीरिया जो है वो शुगर का यूज करेंगे, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करेंगे, लैक्टिक एसिड जो है वो इनेमल को डैमेज करेगा, इनेमल के डैमेज होने की वजह से वहां पे कैविटी क्रिएट होगा और वो कैविटी की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेंटिन में जाएंगे, डेंटिन में जाने के बाद में डेंटिन को डैमेज करेंगे, डेंटिन को डैमेज करने के बाद में वो पल्प कैविटी में आ जाते हैं, पल्प कैविटी में आने के बाद में वो वहां पे ब्लड वेसल्स और नर्व को डैमेज करने का काम करते हैं और वहां पे इम्यून सेल्स भी नहीं पहुंच पाती हैं और इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे क्या होता है, पेन भी बहुत ज्यादा होने लगता है क्योंकि आपकी नर्व जो है वो कंप्रेस होने लगती है जिसकी वजह से वहां पे आपको पेन फील होता है। देन उसके बाद में जो बैक्टीरियाज पल्प के अंदर प्रेजेंट हैं वो और ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और उन टॉक्सिन्स की वजह से वहां की नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, वहां की ब्लड वेसल्स जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको बाद में पेन फील होना भी बंद हो जाता है, ठीक है। और देन उसके बाद में और ज्यादा वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से वो जो इन्फेक्शन है वो आपकी रूट कैनाल में पहुंच जाएगी और रूट कैनाल में जाने के बाद में वहां पे और ज्यादा टिश्यूज को डैमेज करेगी और एब्सेस फॉर्मेशन करने लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारा टूथ डीके प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेंटल सर्जरीज, कौन कौन से टाइप की डेंटल सर्जरीज होती हैं इसको हम समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है टिथ क्लीनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैविटीज और गम्स से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम टिथ की क्लीनिंग करते हैं। इसके अंदर हम प्लेक को रिमूव करने का काम करते हैं। तो हमारे दांतों के ऊपर जो येलो कलर आ जाता है, येलो कलर की कवरिंग आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्लेक को क्लीन करने का काम करते हैं। सेकंड, टिथ वाइटनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो स्टेन टिथ होते हैं या फिर जो डिस्कलर्ड टिथ होते हैं उनको लाइट करने का काम करते हैं, ठीक है, टिथ को वाइट करने का काम करते हैं इस टाइप के प्रोसीजर्स के अंदर। देन एक्सट्रैक्शंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डैमेज टूथ हैं या फिर जो प्रॉब्लमेटिक टिथ हैं या फिर जो टिथ जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। देन इसके बाद में हमारे पास में वीनर्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक थिन शेल होती है, एक थिन कवरिंग होती है जो कि हमारे टिथ के ऊपर हम अप्लाई करते हैं उनकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ओके। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो इनकी ये वाले टिथ जो है इनकी ये जो है इनका कलर कुछ डल दिखाई दे रहा है, तो हम इनके ऊपर इस टाइप के विनर्स का यूज कर सकते हैं जो कि इनकी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। देन फिलिंग्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैविटीज को रिपेयर करने के लिए हम कुछ फिलर्स का यूज करते हैं जैसे कि रेजिन और अमलगम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरियाज की वजह से, एसिड की वजह से जो यहाँ पे कैविटीज क्रिएट हुई है इनेमल के अंदर या डेंटिन के अंदर, उन कैविटीज को फिल करने का काम करते हैं। वहां से इन्फेक्शन को रिमूव करने के बाद में यहाँ पे जो भी डेड टिश्यूज हैं उनको रिमूव करने के बाद में हम कुछ फिलिंग मटेरियल का यूज करते हैं ताकि वहां पे कैविटीज क्रिएट ना हो और वो इन्फेक्शन जो है वो आपके पल्प या फिर रूट कैनाल तक ना पहुंच पाए, ओके। देन हम बात करते हैं क्राउन्स की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डैमेज टिथ होते हैं, टिथ जो कि डैमेज हो चुके हैं उनको वापस से रिस्टोर करने का काम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टिथ है उसके ऊपर एक क्राउन का यूज करते हैं, एक प्रोस्थेटिक टिथ का यूज करते हैं जो कि एज ए क्राउन उनके ऊपर फिट कर देते हैं ताकि वो उसके फंक्शन को रिस्टोर कर पाए, ओके। देन उसके बाद में रूट कैनाल्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी इन्फेक्टेड रूट कैनाल होती है जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रखी है, वहां पे हम क्या करते हैं, उस पल्प को रिमूव कर देते हैं और उस एब्सेस को रिमूव कर देते हैं और रूट कैनाल से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड टूथ है, वहां पे पस फॉर्मेशन होने लग गई है या फिर एब्सेस फॉर्मेशन होने लग गई है। तो हम इसमें क्या करते हैं, टूथ को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से जो डैमेज्ड पल्प है उसको पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, टूथ को क्लीन करते हैं और उसकी शेप को सही करते हैं। देन रूट फिलिंग रिप्लेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पल्प को रिमूव करने के बाद में हम कुछ फिलर्स का यूज करते हैं। देन उसके बाद में इसके ऊपर एक क्राउन को प्लेस कर देते हैं ताकि टूथ जो है वो वापस से नॉर्मल दिखाई देने लग जाए। तो रूट कैनाल का ट्रीटमेंट कुछ हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में ब्रेस या फिर इनविजिलाइन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टिथ की जो करेक्शन होती है, टिथ की जो स्ट्रक्चर होती है उसको सीधा करने के लिए हम इस टाइप की प्रोसीजर्स करते हैं जिसके अंदर हम ब्रेसेस या फिर इनविजिलाइन का यूज करते हैं और टिथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी हम इस टाइप की प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ओके। देन हम बात करते हैं बॉन्डिंग्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे टिथ होते हैं उनके ऊपर क्या आ जाए, या तो चिप्स की कंडीशन आ जाए, क्रैक्स पड़ जाए या फिर दांतों के बीच में गैप आ जाए, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम वहाँ पे रेजिन का यूज करते हैं
ताकि वो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर में रिस्टोर हो जाए, उसको ठीक करने के लिए। तो हम वहाँ पे बॉन्डिंग का यूज करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग्स या रेजिन का यूज करेंगे और इसके स्ट्रक्चर को फिल कर देंगे। ओके, ताकि ये नॉर्मल दिखाई दे आपको। देन हमारे पास में डेंचर्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मिसिंग टिथ होते हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर, जो टिथ होंगे उसमें जो मिसिंग टिथ है उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डेंचर्स का यूज करते हैं। और ये अलग अलग टाइप के डेंचर हो सकते हैं, जैसे कि पार्शियल डेंचर और फुल डेंचर। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल सर्जरीज एंड प्रोसीजर्स। तो हमारे डेंटल से रिलेटेड कौन कौन सी सर्जरीज और कौन कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं उसको भी देखते हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले जो डेंटल सर्जरीज है उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर पहला हम प्रिवेंटिव डेंटल केयर कर सकते हैं। देन सेकंड रिस्टोरेटिव डेंटल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। थर्ड कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और फोर्थ हमारे पास में ऑर्थोडेंटिक प्रोसीजर्स कर सकते हैं। ओके, और फिफ्थ में हमारे पास में ओरल सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन कैटेगरीज होंगी डेंटल सर्जरीज या प्रोसीजर्स से रिलेटेड। अब जो प्रिवेंटिव डेंटल केयर्स हैं इसके अंदर हम पहले टिथ की क्लीनिंग कर सकते हैं, या दूसरा प्रोसीजर टिथ वाइटनिंग कर सकते हैं। रिस्टोरेटिव डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर हम फिलिंग्स का यूज कर सकते हैं उनके फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए। देन क्राउन्स का यूज कर सकते हैं टिथ के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए। देन रूट कैनाल को हम ट्रीट कर सकते हैं इसके अंदर। देन बॉन्डिंग्स का यूज कर सकते हैं ताकि हमारे टिथ जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाए, वापस से वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएं। कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर हम विनर्स का यूज करते हैं ताकि उनकी अपीयरेंस जो है वो इनहेंस हो जाए। देन ऑर्थोडेंटिक प्रोसीजर्स के अंदर हम ब्रेसेस या फिर इनविजिलाइन का यूज करते हैं। ओरल सर्जरीज के अंदर हम एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम डेंचर्स का यूज कर सकते हैं। अगर हमें ओरल से रिलेटेड सर्जरीज परफॉर्म करनी है तो वहाँ पे इस टाइप के सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो हमारी टिथ क्लीनिंग है उसके अंदर हम टिथ को क्लीन करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स का यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो टिथ क्लीनिंग के अंदर हम रूटीन क्लीनिंग कर सकते हैं, डीप क्लीनिंग कर सकते हैं जिसमें स्केलिंग और रूट प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और मोस्टली ये आप करवाना चाहिए अगर आपके टिथ के ऊपर कुछ भी आपको प्लेक फॉर्मेशन लग रही है, कैरीज लग रही हैं जो कि काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी हैं और वो ब्रश से रिमूव नहीं हो रही हैं उस कंडीशन में। देन फ्लोराइड ट्रीटमेंट, ठीक है। अब टिथ वाइटनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इन ऑफिस वाइटनिंग प्रोसीजर कर सकते हैं, टेक होम किट्स का यूज कर सकते हैं और लेजर वाइटनिंग का यूज कर सकते हैं। रिस्टोरेटिव डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर फिलिंग्स के अंदर हम कंपोजिट फिलिंग कर सकते हैं, अमलगम का यूज कर सकते हैं फिलिंग के लिए और ग्लास आइनोमर फिलिंग्स का यूज कर सकते हैं। क्राउन्स के अंदर हम प्रोक्लेन क्राउन्स का यूज कर सकते हैं, मेटल क्राउन्स का यूज कर सकते हैं, सेम डे क्राउन्स का यूज कर सकते हैं। ओके, देन रूट कैनाल्स के अंदर हम ट्रेडिशनल रूट कैनाल जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब पहले सर्जरी हो चुकी है बट फिर हमें दोबारा से करनी पड़ रही है अगर वहाँ पे वो कंडीशन ट्रीट नहीं हुई है तो। देन उसके बाद में पल्पोटॉमी, इसके अंदर हम पल्प को रिमूव करने का काम करते हैं, इन्फेक्टेड पल्प को रिमूव करने का काम करते हैं। देन बॉन्डिंग्स के अंदर हम कंपोजिट बॉन्डिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट बॉन्डिंग कर सकते हैं और इनडायरेक्ट बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसको भी अभी हम देखेंगे। वीनर्स के अंदर हम प्रोक्लेन वीनर्स का यूज कर सकते हैं, कंपोजिट वीनर्स का यूज कर सकते हैं और इंस्टेंट वीनर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, ऑर्थोडेंटिक प्रोसीजर्स के अंदर हम ब्रेस लाइन इनविजिलाइन के अंदर ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं और इनविजिलाइन का यूज कर सकते हैं। ओके, ओरल सर्जरीज के अंदर एक्सट्रैक्शंस के अंदर हम सिंपल एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं टूथ का, सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस कर सकते हैं और विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेंचर्स के अंदर कंप्लीट डेंचर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, पार्शियल डेंचर को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इमीडिएट डेंचर जो है उसका भी यूज कर सकते हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारे पास में कुछ डेंटल सर्जरीज या प्रोसीजर्स के टाइप्स थे और उसके अंदर कौन कौन से हम प्रोसीजर्स करते हैं वो थे इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी प्रोसीजर्स को डिटेल में देखेंगे एक एक करके कि टिथ क्लीनिंग के अंदर हम ये सारी प्रोसीजर्स कैसे करेंगे और हमें क्यों करने की जरूरत पड़ती है और इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, इसके अंदर टिथ क्लीनिंग। तो टिथ क्लीनिंग के अंदर डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो डेंटिस्ट के पास में क्यों जाते हैं, टिथ क्लीनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के, कि उनके टिथ जो है वो उनका जो कलर है वो चेंज हो गया है जिसकी वजह से वो अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे हम इस टाइप के प्रोसीजर करवा सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, टिथ और गम्स जो है उनको हेल्दी रखना। ओके, इंडिकेशंस कब हमें टिथ क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, तो इसमें पहला है प्लेक रिमूवल। तो हम प्लेक को रिमूव करवाने के लिए करते हैं जिससे कि आपकी टिथ के अंदर कोई भी कैविटीज फॉर्म ना हो, क्योंकि प्लेक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वहाँ पे कैविटीज क्रिएट हो सकती है। देन गम्स हेल्थ, तो अगर आपके टिथ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से तो वहाँ पे गम से रिलेटेड डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं। देन ओरल चेकअप्स,
तो हमारे टिथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वहाँ पे हम उसको ट्रीट या फिर वहाँ पे हम उसको डायग्नोस करवा सकते हैं। देन उसके बाद में है कॉमन प्रोसीजर्स। तो इस टिथ क्लीनिंग से रिलेटेड हम कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर्स कर सकते हैं, इसके अंदर पहला है रूटीन क्लीनिंग। इसके अंदर हम जर्नल क्लीनिंग करते हैं जो हम घर पे भी कर सकते हैं। देन सेकेंड नंबर पे डीप क्लीनिंग, जो हम घर पे नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेंटिस्ट के पास में जाना पड़ता है। और डेंटिस्ट क्या करता है, वहाँ पे दो प्रोसीजर्स का यूज करता है, स्केलिंग कर सकता है फिर रूट प्लानिंग कर सकता है। स्केलिंग के अंदर क्या होता है, आपके जो टीथ होते हैं उनके गम्स के ऊपर वाले पोर्शन के अंदर कुछ मटेरियल जमा हो जाता है जिसको हम टर्टर बोलते हैं, और ये जो है काफी हार्ड हो जाता है और ये नॉर्मल ब्रशिंग से रिमूव नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेंटिस्ट के पास में जाना पड़ता है। डेंटिस्ट जो है वो स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करके इनको रिमूव करने का काम करते हैं। रूट प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो ये टेटार होता है इसको हम रिमूव करने के लिए गम्स के नीचे तक उन कंडीशंस को रिमूव करने का काम करते हैं, उस प्लेक को रिमूव करने का काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। देन हमारे पास में है फ्लोराइड ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लोराइड्स का यूज करते हैं इनेमल की हेल्थ, इनेमल जो है उसकी हेल्थ को स्ट्रेंथ देने के लिए। इनेमल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किस तरीके से होगी फ्लोराइड्स की वजह से, तो फ्लोराइड्स क्या करता है, जो बैक्टीरियल एसिड है उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो जो बैक्टीरियाज वहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप फ्लोराइड ट्रीटमेंट करते हो तो फ्लोराइड जो है उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे कि आपके टिथ जो है वो डैमेज नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। देन प्रोसीजर स्टेप्स, तो किस तरीके से इसमें प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से हम ये वाली क्लीनिंग करते हैं। तो इसके अंदर पहला है, हम हाइजीनिस्ट जो है उसके पास में एग्जामिन के लिए जाते हैं और वो आपके माउथ और टीथ को देखने का काम करता है। देन कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट का यूज करके आपके प्लेक और टैटर को रिमूव करने का काम करता है। देन वहाँ पे अगर टूथ को पॉलिशिंग की जरूरत है तो टूथ को पॉलिश करता है, या फिर वहाँ पे फ्लोराइड का ट्रीटमेंट करता है ताकि वहाँ पे इनेमल जो है वो स्ट्रेंथ हो पाए, उस इनेमल के अंदर स्ट्रेंथ आ जाए ताकि वो डैमेज ना हो। तो इस तरीके से हम टीथ की क्लीनिंग करवा सकते हैं, ओके। देन हम बात करते हैं टीथ वाइटनिंग। तो टीथ वाइटनिंग जो है इसको देखते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी ब्राइटन और क्विक स्माइल के लिए हम क्या करते हैं, टीथ की वाइटनिंग करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी स्माइल जो है वो अच्छी लग पाए और उनका कलर भी जो है वो अच्छा दिखाई दे पाए, ओके। इसका पर्पस क्या होता है, आपके टीथ के कलर को इन्हेंस करना। तो टीथ वाइटनिंग हमारे टीथ के कलर को इन्हेंस करने के लिए हम इस टाइप के प्रोसीजर्स करते हैं। तो इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, कब आपको ये प्रोसीजर्स करवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसके अंदर पहला है स्टेन रिमूवल। तो आपके टीथ के ऊपर कई बार इस टाइप के स्टेन आ जाते हैं जिनको नॉर्मल ब्रशिंग से रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपको ये टाइप के प्रोसीजर करवाने पड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, एसिड की वजह से, टी कॉफ़ी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या फिर कुछ शुगरी कैंडीज की वजह से, क्योंकि शुगर जो है वो मेन रीजन हो सकता है वहाँ पे बैक्टीरियाज को ग्रो करवाने के लिए, ओके। देन वाइटनिंग, तो हमारे जो टीथ होते हैं अगर येलो कलर के हो जाते हैं या फिर कोई भी कलर आ जाता है, कोई भी स्टेन आ जाता है, तो उनको वाइट करने के लिए हम इस टाइप के टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टेन आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्मोक की वजह से कुछ इस तरीके से आपके टीथ के अंदर वाली लाइन के अंदर जो है इस टाइप के स्टेन दिखाई देंगे। येलो कलर आ सकता है, टी स्टेन आ सकते हैं, स्टेन ऑन टीथ, या फिर कॉफी स्टेन, या अलग अलग टाइप के स्टेन आ सकते हैं और अलग अलग रीजन की वजह से। तो हम इस टाइप के प्रोसीजर करा सकते हैं इनको ट्रीट करने के लिए। देन एस्थेटिक अपील, तो हम टीथ वाइटनिंग जो है वो एस्थेटिक दिखने के लिए, आपकी स्माइल जो है वो अच्छी दिखाई दे उसके लिए भी करवा सकते हैं, ओके। देन कॉमन प्रोसीजर्स, तो इसके अंदर हम कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर्स करते हैं तो वो देखते हैं। इसके अंदर पहला है इन ऑफिस वाइटनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट का यूज करते हैं फास्टर रिजल्ट के लिए। तो प्रोफेशनल होम किट का या फिर इन ऑफिस वाइटनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम पावरफुल पेरोक्साइड जेल का यूज करते हैं जो कि एक स्पेशल लाइट के थ्रू जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका 1 घंटे के अंदर जो वाइट है वो काफी ज्यादा ब्राइट कलर में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जेल का यूज करते हैं और जेल को जो है वो अप्लाई करते हैं हमारे टीथ के ऊपर, और टीथ के ऊपर अप्लाई करने के बाद में एक स्पेशल लाइट का यूज करते हैं जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है जेल, और वो क्या करता है आपके टीथ को व्हाइट करने का काम करता है, ओके। देन सेकेंड नंबर पे टेक होम किट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ट्रेस का यूज करते हैं जो कि आपके टीथ के अंदर फिट आ जाती है, और उन ट्रेस का हम यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कस्टम ट्रेस का यूज करते हैं और
ट्रे के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ जेल को भी अप्लाई कर देते हैं और देन उसके बाद में उस ट्रे को हम क्या करते हैं, अपने टीथ के ऊपर लगा देते हैं। तो हमारे पास में जो टीथ की ट्रे है उसके अंदर कुछ जेल भर देते हैं, फिर उन ट्रेस को अपने टीथ के ऊपर लगा देते हैं और जो एक्स्ट्रा जो जेल होती है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद वहां से उसको रिमूव करने के बाद में ब्रशिंग करते हैं, तो हमें वहां पे काफी जो चेंजेस हैं वो दिखाई देने लगते हैं कि आपके जो टीथ होते हैं वो वाइट होने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर काफी ज्यादा बेटर हो जाते हैं पहले से। ओके, देन उसके बाद में लेजर व्हाइटनिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेजर व्हाइटनिंग का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेजर का यूज करते हैं ताकि जो आपका जेल है वो एक्टिवेट हो जाए और आपका जो टीथ है वो और ज्यादा अच्छे से व्हाइट हो जाए। ठीक है, तो जेल क्या करता है, आपके टीथ को व्हाइट करने का काम करता है, बट उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें लेजर का यूज करना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से हम टीथ को व्हाइट करवा सकते हैं कुछ मेथड्स का यूज करके। देन प्रोसीजर स्टेप्स। तो हम प्रोसीजर स्टेप्स में क्या करेंगे, तो इसके अंदर पहला है हम प्रोटेक्टिव बैरियर इज प्लेस्ड ऑन योर गम्स। एक प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर देते हैं आपके गम्स के ऊपर। देन उसके बाद में व्हाइटनिंग जेल इज अप्लाइड ऑन योर टीथ। आपके टीथ के ऊपर एक व्हाइटनिंग जेल को अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद में जो जेल है उसको एक्टिवेट कर देते हैं एक स्पेशल लाइट से, ताकि वहां पे मैक्सिमम इफेक्ट आ पाए या फिर मैक्सिमम व्हाइटनिंग आ पाए। तो हम क्या करते हैं, ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने के बाद में जो ट्रे होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ जेल को फिल कर देते हैं और जेल को फिल करने के बाद में उसको टीथ के ऊपर लगा देते हैं। टीथ के ऊपर लगाने के बाद में उसको हम काफी टाइम तक रखते हैं। रखने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में हम वहाँ पे ब्रशिंग करते हैं। ब्रशिंग करने के बाद में आपको वहाँ पे काफी चेंजेस दिखाई देंगे, आपके टीथ का कलर जो है वो काफी बेटर हो जाता है इससे। तो इस तरीके से आप टीथ व्हाइटनिंग प्रोसीजर्स कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद में है फिलिंग्स। तो फिलिंग्स के अंदर हम देखते हैं, तो फिलिंग्स का यूज हम कब करते हैं, कैविटीज को रिपेयर करने के लिए। अगर हमारे टीथ के अंदर कैविटीज हो जाती हैं तो उस कंडीशन को रिपेयर करने के लिए हम फिलिंग्स का यूज कर सकते हैं। तो हमारा पर्पस क्या होता है, जो डीके प्रोसेस है उसको रोकना, उसको प्रिवेंट कर देना, क्योंकि अगर हम कैविटीज को फिल कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियाज हैं वो उस कैविटीज के थ्रू आपके पल्प के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, टूथ के फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए फिलिंग्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर इंडिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर हम कैविटीज को फिक्स करने का काम करते हैं, क्योंकि डिकेइंग टूथ के अंदर कैविटीज बनती हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कैविटीज बनेंगी, देन उसके बाद में वो कैविटीज जो है वो आपके नीचे वाली लेयर्स के अंदर भी जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम फिलिंग्स करके उन कैविटीज को बंद कर देते हैं। क्रैक रिपेयर, इसके अंदर जो ब्रोकन टूथ होता है उसको भी रिपेयर करने का काम करते हैं। हम इसमें फिलिंग्स का यूज करते हैं जो कि इनको वापस से जोड़ने में या हील होने में हेल्प करेगा। देन वियर प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे जो डैमेज टीथ होते हैं जो कि आपके एजेस से थोड़े डैमेज हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से माइल्ड वियर हो रखा है, थोड़े से जो पार्ट है वो डैमेज हुआ है। यहाँ पे देखो आपके टीथ का काफी ज्यादा इनेमल जो है वो पार्ट जो डैमेज हो चुका है, या फिर काफी जो पोर्शन है वो डैमेज हो चुका है, यहाँ पे इसको मॉडरेट वियर बोलेंगे। तो इसके फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए भी आप फिलिंग्स का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन प्रोसीजर्स। तो कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर करेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहला है कंपोजिट फिल्म। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टूथ के कलर का ही एक फिलिंग मटेरियल का यूज करते हैं ताकि वहां पे नेचुरल लुक आए, ऐसा ना लगे कि आपने फिलिंग करवाई है। तो यहाँ पे कंपोजिट फिलिंग के अंदर देखो जो हम फिलर्स का यूज कर रहे हैं वो किस तरीके का है, टूथ के कलर का ही है। ओके, ताकि नेचुरल लुक मिल पाए। देन अमलगम, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेटल फिलर का यूज करते हैं। ठीक है, अमलगम के अंदर हम क्या करते हैं, मेटल फिलर का यूज करते हैं, तो जो कि काफी लंबे ड्यूरेशन तक वहां पे एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। देन उसके बाद में ग्लास आइनोमर फिल्म्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज्ड इन एरिया नीडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। हम उन एरियाज के अंदर यूज करते हैं जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम ग्लास आइनोमर फिल्म का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड इन लेस का भी यूज करते हैं जो कि गोल्ड्स के बने होते हैं, तो गोल्ड फिलर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में प्रोसीजर स्टेप्स। तो प्रोसीजर स्टेप्स हम इस टाइप की फिलिंग प्रोसीजर्स करते कैसे हैं तो इसको समझते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डीके पार्ट ऑफ द टूथ इज रिमूव। तो जो भी टूथ का डिकेइंग पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ड्रिल का यूज करते हैं और जो डिकेइंग या फिर जो डैमेज्ड पार्ट होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। देन उसके बाद में जो भी हमारा फिलर होता है, चाहे वो कंपोजिट फिलर है, अमलगम है, ग्लास आइनोमर फिलर है, उसको हम क्या करते हैं, उस डैमेज्ड एरिया के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बाद में कैविटी इज क्लीन एंड प्रिपेयर्ड फॉर फिलिंग। जब कैविटी क्लीन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, फिलर्स का यूज कर सकते हैं। देन फिलिंग मटेरियल इज अप्लाइड एंड शेप। तो हम क्या करते हैं, जो फिलर मटेरियल है उसको ऊपर डालते हैं और उसको शेप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिलिंग्स का यूज करते हैं डेंटल सर्जरीज के अंदर। ओके, देन हम बात करते हैं क्राउन्स का। ठीक है, तो क्राउन्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो क्राउन्स जो है वो डैमेज टीथ
जो है उनको रिस्टोर करने का काम करता है और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जो भी डैमेज टीथ हैं उनको एक तो रिस्टोर करेगा, दूसरा वहां पे उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो जो आपका डैमेज टीथ है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्राउन लगा देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, क्राउन बोलेंगे, जो कि इस डैमेज टूथ को वापस से उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर पे लेके आएगा और उसके साथ साथ में वहां पे स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली एंटर ना कर जाए आपके टूथ कैविटी के अंदर। ओके, देन उसके बाद में इसका पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन ए कॉम्प्रोमाइज टूथ। तो जो भी कॉम्प्रोमाइज टीथ है, जो कि डैमेज टीथ है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगा क्राउन। देन उसके बाद में इंडिकेशंस, कब आपको क्राउन्स का यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर पहला इंडिकेशन है कैविटी कवरेज। तो जो कैविटी हो रखी है उसको कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो लार्ज कैविटी है उसके बनने को रोकने के लिए, मतलब लार्ज कैविटीज नहीं बनने देता है ये क्राउन्स, ठीक है। देन हम बात करते हैं पोस्ट रूट कैनाल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हम रूट कैनाल से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर करते हैं, जब हमारा रूट कैनाल डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रूट कैनाल के अंदर से जो इन्फेक्टेड पल्प होता है, जो भी डैमेज्ड पल्प होता है, उसको रिमूव कर देते हैं आपके पल्प कैविटी से और आपके रूट कैनाल से। तो जब हम ये प्रोसीजर करते हैं जिसमें हमें पल्प को रिमूव करना पड़ रहा है या फिर यहाँ पे रूट कैनाल के अंदर जो टिश्यूज हैं उसको रिमूव करना पड़ रहा है, तो आपको इसके ऊपर एक होल क्रिएट करना पड़ता है। अब होल क्रिएट करने के बाद में जब आप ये सारा चीजें रिमूव कर दोगे तो वहां पे क्या करोगे, वापस से फिलर मटेरियल का यूज करोगे, इसको फिल कर दोगे। देन उसके बाद में इसके ऊपर एक क्राउन लगा दोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रूट कैनाल की भी जब सर्जरी करते हैं तो वहां पे भी एक क्राउन जो है उसका यूज होगा, ठीक है। देन उसके बाद में रिस्टोरेशन, जो डैमेज टिथ होते हैं उनको रिस्टोर करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, क्राउन का यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जब टिथ डैमेज हो जाते हैं तब। देन उसके बाद में कॉमन प्रोसीजर, तो क्राउन जो है किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो इसके अंदर प्रोक्लेन क्राउन, इसके अंदर क्या होता है, ब्लेंड सेमलेसली विद नेचुरल टिथ। तो इसके अंदर जो हम क्राउन का यूज करते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जो आपके नेचुरल लुकिंग टिथ होते हैं ना उन्हीं के अकॉर्डिंग कलर होता है इनका, मतलब एक ये नेचुरल लुक देने का काम करते हैं प्रोक्लेन क्राउन्स। ओके, देन मेटल क्राउन्स, इसके अंदर अब क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा और काफी लंबे टाइम तक आपके टिथ को जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा। ओके, देन उसके बाद में सेम डे क्राउन्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे हम एक ही विजिट के अंदर उस पेशेंट के लिए क्राउन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं टेक्निक्स की हेल्प से, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो हम उसी टाइम पे उस क्राउन को रिप्लेस कर सकते हैं। देन प्रोसीजर स्टेप्स, किस तरीके से हम क्राउन को रिप्लेस करते हैं, इसके अंदर देखो जो डैमेज टूथ होता है उसको हम क्या करते हैं, शेप में लाते हैं। तो हमारे पास में ये डैमेज टिथ है, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एक शेप में ले आएंगे ताकि क्राउन जो है इसके ऊपर फिट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको डैमेज टूथ को एक शेप के अंदर ले आते हैं। अब क्या करते हैं, क्राउन जो है इसके ऊपर लगा देते हैं एक सीमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे हम इस क्राउन को इस टूथ के ऊपर लगा देते हैं जिससे कि ये वापस से अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। इस तरीके से हम इसके प्रोसीजर स्टेप को करते हैं, ठीक है। तो जो इंप्रेशन होता है उसको कस्टमाइज कर देते हैं, तो जैसा हमारा पहला टिथ था उसी तरीके से हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे। देन क्राउन इज प्लेस्ड एंड सिक्योरली बॉन्डेड टू द टिथ। तो यहाँ पे जो हम क्राउन को लगाएंगे वो अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट हो जाना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्राउन्स का यूज करते हैं डेंटल सर्जरीज के अंदर। ओके, देन हम बात करते हैं रूट कैनाल्स। रूट कैनाल क्या होती है इसको देखते हैं। तो इसके अंदर जो रूट कैनाल होती है उसके अंदर हम जो इन्फेक्टेड पल्प होते हैं उनको रिमूव करने के लिए रूट कैनाल से रिलेटेड प्रोसीजर्स करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिके के प्रोसेस में बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके पल्प कैविटी में चले जाते हैं, देन उसके बाद में ये रूट कैनाल में आ जाते हैं। ये वाली आपकी क्या है, पल्प कैविटी है और यहाँ पे ये इसकी रूट कैनाल है। तो जब पहले तो आपका पल्प डैमेज होगा, देन पल्प के बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रूट कैनाल के अंदर आ जाते हैं। तो जब हम रूट कैनाल से रिलेटेड प्रोसीजर करते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्टेड पल्प को रिमूव करने का काम करते हैं कुछ इस तरीके से, और लास्ट में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्राउन भी लगा देते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, रिलीव पेन एंड सेव द टूथ। तो क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, और इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पे नर्व की वजह से आपको पेन फील होगा। अब वहाँ पे पेन ज्यादा होने की वजह से आपको रूट कैनाल से रिलेटेड प्रोसीजर करवाने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी रूट कैनाल के अंदर इन्फ्लामेशन आ रखी है या फिर आपके पल्प कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन आ रखी है, जिसकी वजह से आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है और उसकी वजह से आपको पेन फील हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में इंडिकेशंस, क्या इंडिकेशंस होते हैं रूट कैनाल से रिलेटेड सर्जरीज के परफॉर्म करने के। तो इसमें पहला इंडिकेशन इन्फेक्शन। तो आपका जो इन्फेक्शन जो कि इनेमल से स्टार्ट हुआ था उसने वहां पे एक होल क्रिएट किया था, देन डेंटिन के अंदर गया, डेंटिन में जाने के बाद में वो आपकी पल्प कैविटी में चला जाता है और पल्प कैविटी में जाने के बाद में रूट कैनाल के अंदर चला
जाता है। तो इस तरीके से वो इन्फेक्शन जो है वो आपके टूथ को डैमेज कर रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम रूट कैनाल प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं। देन पेन रिलीफ, तो सीवियर टूथ पेन होगा क्योंकि यहाँ पे नर्व जो है वो भी इन्वॉल्व होती है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर टूथ पेन होता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी रूट कैनाल से रिलेटेड प्रोसीजर कर सकते हैं। ओके, हमारे पास में एब्सेस रिमूवल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रूट कैनाल के अंदर या फिर पल्प कैविटी के अंदर जो एब्सेस फॉर्म हो रखी है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। इस टाइप के प्रोसीजर के अंदर हमारे पास में कॉमन प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर पहला है ट्रेडिशनल रूट कैनाल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्फेक्टेड पल्प को रिमूव करने के लिए वहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं और वहाँ पे सीलिंग का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक पल्प कैविटी जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है, वहाँ पे क्या करते हैं, इस इन्फेक्टेड पोर्शन को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद में वहाँ पे आप फिलिंग्स का यूज करोगे, फिलर्स का यूज करोगे और देन उसके बाद में क्राउनिंग का यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूट कैनाल को ट्रीट कर सकते हो ट्रेडिशनल मेथड से। देन रीट्रीटमेंट, आपने जो पहले कोई भी रूट कैनाल से रिलेटेड प्रोसीजर करवाया था जिसमें सर्जरी होने के बाद में भी इन्फेक्शन वहाँ पे बन रहा है और वो रूट कैनाल को ब्लॉक कर रहा है, फिर वहाँ पे पस फॉर्मेशन करवा रहा है, तो वहाँ पे आपको रीट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जिसमें आप फिर से वही सेम टाइप की रूट कैनाल प्रोसीजर करते हो और इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से करते हैं ताकि वापस से ये कंडीशन क्रिएट ना हो। ओके, देन उसके बाद में पल्पोटोमी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो बच्चों के टिथ होते हैं वहाँ से उस पल्प को रिमूव करने का काम करते हैं उन टिथ को सेव करने के लिए। तो हम यहाँ पे पल्पोटोमी में क्या करते हैं, जो पल्प होता है उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद में वहाँ पे एक स्ट्राइल कॉटन वेटेड विद फॉर्मोक्रिसोल सॉल्यूशंस, तो हम क्या करते हैं, कॉटन पैड होता है जिसको वेट कर दिया जाता है किसके थ्रू, फॉर्मोक्रिसोल सॉल्यूशंस के थ्रू, और उसको हम क्या किस में डाल देते हैं, पल्प कैविटी में डाल देते हैं ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, और वहाँ पे जिंक ऑक्साइड सीमेंट का यूज करते हैं उसको फिक्स रखने के लिए। तो इस तरीके से हम रूट कैनाल को अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, पल्पोटोमी बोलते हैं, जिसमें पल्प को रिमूव करते हैं और वहाँ पे हम फिलिंग मटेरियल का यूज करते हैं और कुछ ऐसे कंपोनेंट का यूज करते हैं जो कि इन्फेक्शन को होने से रोके वहाँ पे। ओके, देन इसके बाद में प्रोसीजर स्टेप्स, तो हम इस तरीके की सर्जरी कैसे परफॉर्म करते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जिस भी एरिया में हमें इस प्रोसेस को करना है वहाँ पे हमें लोकल एनेस्थीसिया का यूज करना पड़ेगा उस एरिया को नम करने के लिए। सेकंड, जो डेंटिस्ट होता है वो पल्प चैम्बर के अंदर जाएगा एक ओपनिंग के थ्रू, तो हमारे पास में जहाँ पे भी डीके प्रोसेस होता है वहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसी के थ्रू क्या करते हैं, इस ओपनिंग के अंदर एंटर करते हैं और उस ओपनिंग को बड़ा कर देते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, जो भी पल्प चैम्बर होता है उसको एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के बाद में जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं पूरा का पूरा। रिमूव करने के बाद में हम क्या करते हैं, जो टिथ कैविटीज होती हैं, जो टूथ कैविटीज होती हैं उनको हम फिल कर देते हैं। ठीक है, हम कुछ मटेरियल का यूज करते हैं जो कि इनको परमानेंट फिलिंग का काम करता है, जैसे गट्टा पर्चा एक कंपाउंड है जो कि कंपोनेंट है जो कि एक यहाँ पे फिलिंग मटेरियल की तरह यूज होने वाला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिलिंग करते हैं और वहाँ पे ऊपर क्राउन लगा देते हैं रूट कैनाल के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हम रूट कैनाल से रिलेटेड प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम बॉन्डिंग्स क्या होती हैं इसको देखते हैं। तो इसके अंदर बॉन्डिंग्स जो हैं वो हमारे टिथ के अंदर जो माइनर इनपरफेक्शंस होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए करते हैं। छोटी मोटी जो इनपरफेक्शंस होती हैं वो सही तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, छोटी मोटी गड़बड़ी होती है आपके दांतों के अंदर, उसको रिपेयर करने के लिए हम बॉन्डिंग्स का यूज करते हैं। इसके अंदर हमारा पर्पस होता है टिथ के अपीयरेंस को इनहेंस करना या इम्प्रूव करना ताकि वो अच्छे दिखाई दें। ओके, देन इंडिकेशंस कब हम बॉन्डिंग प्रोसीजर करते हैं। तो इसके अंदर पहला है चिप रिपेयर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिक्स स्मॉल चिप्स, तो हमारे दांतों के अंदर जो कुछ पोर्शन जो है वो टूट जाता है जिसको हम चिप टिथ बोलते हैं। आपके दांत का कुछ पोर्शन टूट गया है तो इस टाइप के टिथ को हम क्या बोलते हैं, चिप टिथ बोलते हैं। तो अगर इससे रिपेयर करना हो तब हमें बॉन्डिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। डिस्कलरेशन, आपके टिथ का कलर जो है वो काफी ज्यादा येलोइश कलर आ गया या फिर दूसरा और कोई कलर आ गया किसी दूसरे रीजन की वजह से, तो वहाँ पे उस टिथ के कलर को इम्प्रूव करने के लिए भी हम बॉन्डिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। ओके, देन गैप फिक्स, हमारे दांतों के बीच में अगर कोई माइनर गैप है तो उसको फिक्स करने के लिए भी हम बॉन्डिंग प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में कॉमन प्रोसीजर, कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर होंगे इस बॉन्डिंग के प्रोसेस के अंदर। पहला है कंपोजिट बॉन्डिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेजिन का यूज करते हैं उसकी अपीयरेंस को इनहेंस करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कुछ येलोइश आपको दिखाई दे रहे होंगे टिथ, बट यहाँ पे जब हम कंपोजिट बॉन्डिंग का यूज करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं रेजिन के यूज करने के बाद में, क्योंकि रेजिन जो है वहाँ पे एक ब्राइटनेस क्रिएट कर देता है एक तरीके से। देन उसके बाद में है डायरेक्ट बॉन्डिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उन जो गैप्स हैं या फिर जो उनके बीच में थोड़े थोड़े गैप्स हैं उनको हम ठीक करने का काम करते हैं एक ही विजिट के अंदर, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बॉन्डिंग। मतलब
जहाँ जहाँ पे भी हमें गैप्स दिखाई दे रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको ठीक करने का काम करते हैं। ओके, देन इनडायरेक्ट बॉन्डिंग, इसके अंदर हम रेजिन जो है वो आउटसाइड क्रिएट करते हैं ऑफ द माउथ एंड उसको बाउंड जो है वो बाद में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट बॉन्डिंग जो है वो कर पाते हैं। तो इसके अंदर हमारे प्रोसीजर स्टेप्स क्या होंगे, तो किस तरीके से हम बॉन्डिंग प्रोसीजर करते हैं। तो पहला तो हम क्या करते हैं, जो टूथ की सरफेस है जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पे उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ताकि जब हम टूथ के ऊपर जब रेजिन को अप्लाई कर रहे हो तो वो अच्छे से उसके साथ में जुड़ पाए। ओके, देन उसके बाद में ए टूथ इज कलर्ड, रेजिन इज अप्लाइड एंड शेप्ड। तो जो हमारा यहाँ पे टूथ टूटा हुआ था यहाँ पे हमने रफ कर दिया इसके सरफेस को, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे रेजिन को अप्लाई करते हैं। रेजिन को अप्लाई करने के बाद में इसको शेप दे देते हैं, और शेप देने के बाद में हम क्या करते हैं, एक स्पेशल लाइट का यूज करते हैं, और ये लाइट क्या करते हैं, उस रेजिन को हार्ड कर देती है। हार्ड करने के बाद में क्या करते हैं, उस टिथ को स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं। जो भी हमारा टिथ हमने लगाया है उसको हार्ड होने के बाद में उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाते हैं और उसको पॉलिश करने का काम करते हैं, ताकि आपका टिथ जो है वो वापस से नॉर्मल टिथ के अंदर दिखाई देने लग जाए। तो आपके बॉन्डिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि यहाँ से आपका टिथ टूट गया है तो इसको आपको करेक्ट करना है, तो आप रेजिन का यूज करोगे, उसमें वहाँ पे आप स्पेशल लाइट का यूज करोगे, वो हार्ड हो जाएगा और उसको पॉलिश कर दोगे वापस से, और जिसकी वजह से आपका टिथ जो है वो वापस से नॉर्मल दिखाई देने लग जाएगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग्स बोलते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं विनर्स का। विनर्स जो है वो क्या करते हैं, विनर्स जो है हमारे टिथ के अपीयरेंस को इनहेंस करने का काम करते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, जो हमारे टिथ के अंदर माइनर इम्परफेक्शंस होती हैं उनको करेक्ट करना, और एक उनको उनके एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट के अंदर भी हेल्प करना। ठीक है, तो वहाँ पे आप विनर्स का यूज कर सकते हो। इंडिकेशंस क्या होते हैं इसके, पहला है अलाइनमेंट, आपके क्रुक टूथ हो, मतलब आपके टूथ जो है वो दूर दूर हो या फिर सही अलाइनमेंट में ना हो, तो वहाँ पे उनको ट्रीट करने के लिए आप कर सकते हो। देन डिस्कलरेशन, आपके टूथ जो है उनका कलर सही से ना हो, वहाँ पे स्टेनिंग आ रखी हो तो उसको ट्रीट करने में। देन कॉस्मेटिक रिपेयर्स, वहाँ पे चिप्स या फिर क्रैक्स आ रखे हो, उन कंडीशंस को ट्रीट करने में, उन कंडीशन को ठीक करने में आप विनर्स का यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर जो कॉमन प्रोसीजर होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, तो इसके अंदर पहला हमारे पास में प्रोक्लेन विनर। ये क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और नेचुरल लुकिंग होते हैं। जिस टाइप का आपके दांत का कलर है उसी के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हो, तो ताकि ये नेचुरल लुक प्रोवाइड कर पाए आपको। देन उसके बाद में कंपोजिट विनर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ही बार में जो विनर्स हैं उनको अप्लाई करने का काम करते हैं। एक ही विजिट के अंदर आप इनका यूज कर सकते हो, उसी टाइम पे ये आपको मिल जाते हैं। देन उसके बाद में है इंस्टेंट विनर्स, इसके अंदर प्री मेड ऑप्शंस भी मिल जाते हैं रैपिड इन्हेंसमेंट के लिए। आपको मतलब आपके टिथ की जो शेप है उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट विनर का यूज कर सकते हो, जो कि पहले से ही बने होते हैं आपके टूथ के डिजाइन के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग। ओके, देन उसके बाद में है प्रोसीजर स्टेप्स। तो किस तरीके से इसके अंदर हम ये विनर्स को यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इनेमल इज रिमूव फ्रॉम द टूथ। हम स्मॉल अमाउंट के अंदर जो इनेमल होता है टूथ के ऊपर उसको रिमूव करने का काम करते हैं। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब हम इनेमल को रिमूव कर देते हैं थोड़ा थोड़ा उसकी ऊपर वाली लेयर को, तो हम वहाँ से एक इम्प्रेशन को लेते हैं ताकि हम कस्टमाइज कर पाए उस टिथ को, उस जो विनर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो हम विनर्स लगाने वाले हैं उस टिथ के अकॉर्डिंग ही हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। देन उसके बाद में क्या करते हैं, उस विनर को हम उस टूथ के ऊपर लगा देते हैं ताकि उसकी नेचुरल लुक आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। आपने इनेमल को हटाया, इनेमल को हटाने के बाद में क्या करते हैं, एक कस्टम फैब्रिकेशन करते हैं ताकि वो सही से इंप्रेशन मिल जाए, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो विनर है उसको हम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और अच्छे से फिक्स कर देते हैं, तो आपके टिथ जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी समझ सकते हो। तो इस तरीके से हम विनर्स प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में हमारे पास में ब्रेसेस या फिर इनविजिलाइन या फिर ब्रेसेस जो है इनका यूज हम कब करते हैं इसको देखते हैं। तो इसके डेफिनेशन या फिर ये क्या होते हैं उसको देखते हैं। ब्रेसेस और इनविजिलाइन जो है इनका यूज करते हैं हम टिथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ओके, और इनका पर्पस क्या होता है, हमारे टिथ से रिलेटेड जो अलाइनमेंट होती है उनको सही करना, उनको करेक्ट करना, ताकि वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर पाए। अगर आपके दांत सही अलाइनमेंट में नहीं है तो आप अपना फंक्शन भी सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ओके, तो हम ब्रेसेस या इनविजिलाइन का यूज करते हैं। तो इसके अंदर इंडिकेशंस क्या होंगे, तो हमारा इंडिकेशंस होता है अगर हमें टिथ की अलाइनमेंट करवानी हो, आपके टिथ जो है वो क्रुक
टीथ हो या फिर स्ट्रेट नहीं हो तो उस कंडीशन में करवा सकते हैं। देन बाइट करेक्शन, जिसमें आपके टीथ जो है कुछ इस तरीके से हो कि आपको बाइट करते टाइम पे प्रॉब्लम आ रही हो। तो नॉर्मल आपके टीथ जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ओवर बाइट में आपका क्या होगा, अपर जो है वो आगे आ जाएगा, अंडर बाइट के अंदर अपर जो है वो नीचे चला जाएगा और लोअर जो है वो ऊपर आ जाएगा। क्रॉस बाइट के अंदर आपके अलाइनमेंट सही नहीं होगी दोनों ऊपर और नीचे वाले टीथ की। एक्सेसिव स्पेसिंग इन टीथ के बीच में काफी स्पेस आ जाएगी और क्राउडिंग, इसके अंदर टीथ जो है वो क्राउडेड टाइप के होंगे, एक्स्ट्रा टीथ लगेंगे जैसे वहां पे प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके टीथ के अंदर हो सकती है जो कि आपके बाइट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देन गैप क्लोजर, या आपके टीथ के अंदर गैप्स आ जाएं उसको भी ट्रीट करने के लिए आप ब्रेसेस या इनविजिलाइन का यूज कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर कॉमन प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप से हम ब्रेसेस या इनविजिलाइन का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस, तो हम क्या करते हैं इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स और वायर्स का यूज कर सकते हैं टिथ को शिफ्ट करने के लिए, टिथ को वापस से अपनी टिथ को एक नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए। तो यहाँ पे आपका देखो ट्रेडिशनल ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते हैं, टिथ को शिफ्ट करने के लिए, टिथ को मूव करने के लिए हम कुछ ब्रेसेस या फिर वायर्स का यूज करते हैं, कुछ ब्रैकेट्स या वायर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, देन सिरेमिक ब्रेसेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लियर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ताकि वहां पे आपको वायर्स दिखाई ना दें। तो यहाँ पे आपको देखो ये सिरेमिक ब्रेसेस है जिसके अंदर जो आपके वायर्स हैं वो इतने ज्यादा विजिबल नहीं होंगे, तो लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, जो कि ज्यादा नोटिसेबल नहीं होगा, नोटिस नहीं कर पाएंगे कि आपने इस टाइप का कुछ लगा रखा है। ओके, देन उसके बाद में इनविजिलाइन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनविजिलाइन का यूज करते हैं जो कि काफी ज्यादा क्लियर होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है, रिमूवेबल होता है और टिथ की ग्रेजुअल धीरे धीरे मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। तो इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, क्लियर अलाइनर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके टिथ के शेप के अकॉर्डिंग होते हैं और टिथ को सही अलाइनमेंट में लाने के लिए उनको धीरे धीरे मूव करवाते हैं। ओके, तो इस तरीके से इनविजिलाइंस का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोसीजर स्टेप्स क्या होते हैं इसके लिए, तो हमारे पास में हम किस तरीके से इनका यूज करते हैं, ब्रैकेट्स और अलाइनर आर फिटेड टू द टिथ, जो भी हमारे ब्रैकेट्स हैं या फिर जो अलाइनर्स हैं उनको हम टिथ के अंदर फिट कर देते हैं। दे अप्लाई जेंटल प्रेशर टू मूव द टिथ ओवर द टाइम, तो क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं या फिर जो अलाइनर्स होते हैं क्या करते हैं, टिथ के ऊपर एक जेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे ये मूव करने लग जाते हैं टाइम के साथ साथ में। देन उसके बाद में जब आप रेगुलर एडजस्टमेंट करते हो ब्रेसेस की या फिर अलाइनर्स की, तो आपका जो टिथ का शेप होता है वो सही जगह पे आ जाता है, आपके टिथ का अलाइनमेंट जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेसेस या फिर इनविजिलाइनर्स का यूज कर सकते हैं हम टिथ की पोजीशन को वापस से नॉर्मल करने के लिए। ओके, देन उसके बाद में है एक्सट्रैक्शंस। तो टूथ सर्जरीज के अंदर हमारा पहला क्या है, एक्सट्रैक्शंस। तो एक्सट्रैक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम टूथ को रिमूव करने का काम करते हैं, किसी भी रीजन की वजह से टूथ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब। इसका पर्पस क्या होता है, डैमेज्ड और प्रॉब्लमेटिक टिथ को रिमूव करते हैं इसके अंदर एक्सट्रैक्शंस के अंदर। इंडिकेशंस कब हमें रिमूव करना पड़ता है, तो इसके अंदर टूथ डिके का प्रोसेस हो रहा हो उसके अंदर, दूसरा इम्पेक्टेड टिथ जिसमें पेन हो रहा हो, जिसमें कोई भी डैमेज हुआ हो उसको रिमूव करना हो, या फिर विजडम टिथ भी है इसके अंदर। देन क्राउडिंग, करेक्ट ओवर क्राउडेड टिथ, जहाँ पे बहुत सारे टिथ हो, वहाँ पे इतने ज्यादा टिथ की जरूरत नहीं है बट वहाँ पे और एक्स्ट्रा टिथ हैं तो उनको भी हम रिमूव करने का काम करते हैं ताकि वो क्राउडिंग की वजह से बाइटिंग प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ओके, देन कॉमन प्रोसीजर, कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर करेंगे एक्सट्रैक्शंस के लिए, इसके अंदर पहला है सिंपल एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर जो डैमेज टूथ है उसको हम नॉर्मली निकाल सकते हैं और ज़्यादा पेन फील नहीं होता है इसके अंदर, हम कुछ एनेस्थेटिक स्प्रेस का भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में है सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डैमेज टूथ है उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं ताकि पेशेंट को पेन फील ना हो उस कंडीशन के अंदर। देन उसके बाद में है विजडम टूथ एक्सट्रैक्शंस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो थर्ड मोलर टीथ होता है उसको रिमूव करने का काम करते हैं, जो कि मोलर टीथ है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि गम्स उसके ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाती है और आपको पेन फील होने लगता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम विजडम टूथ को रिमूव करवा देते हैं। तो इस तरीके से हम टूथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर स्टेप्स क्या होंगे, इसके अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं ताकि वो एरिया नम हो जाए। देन उसके बाद में डेंटिस्ट क्या करते हैं, उसको पहले लूज करते हैं और देन उसके बाद में रिमूव कर देते हैं वहां से। देन जो साइट होती है जहां से हमने टूथ को निकाला है वहां से उसको स्टिच कर देते हैं ताकि हीलिंग जल्दी से हो जाए वहां की। ओके, तो इस तरीके से टूथ का एक्सट्रैक्शन जो है वो हो सकता है। देन हम बात करते हैं डेंचर्स का। तो डेंचर्स क्या होते हैं,
जो भी डेंचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो मिसिंग टिथ हैं उनको रिप्लेस करने का काम करते हैं, ठीक है। और डेंचर्स क्या होते हैं, रिमूवेबल होते हैं, इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ओके। तो अलग अलग टाइप के डेंचर होते हैं, जो फिक्स वाले भी होते हैं और जो रिमूवेबल भी होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो मिसिंग टिथ होते हैं हमारे डेंचर के अंदर उनको रिप्लेस करना होता है। पर्पज रिस्टोर फंक्शन एंड इम्प्रूव अपीयरेंस, इससे हमारे माउथ की या ओरल कैविटीज का फंक्शन भी रिस्टोर हो जाता है और हमारे माउथ का अपीयरेंस भी अच्छा होने लग जाता है, ठीक है। देन इंडिकेशंस, क्या इंडिकेशंस होंगे इसके अंदर, पहला है टूथ रिप्लेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो मिसिंग टीथ होते हैं उसको रिप्लेस करने का काम करते हैं, हमारे च्यूइंग या फिर स्पीकिंग से रिलेटेड फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। देन अफोर्डेबल, ये क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इस वजह से हम इसका यूज कर सकते हैं। कॉमन प्रोसीजर्स, कौन कौन से कॉमन प्रोसीजर करेंगे इसके अंदर, पहला कंप्लीट डेंचर्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंप्लीट डेंचर को ही रिमूव करने का काम करते हैं, जिसमें अपर जॉ और लोअर जॉ जो है दोनों को ही वापस से रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल टिथ के साथ में। देन पार्शियल डेंचर, इसके अंदर जो हम मिसिंग टिथ होते हैं सिर्फ हम उन्हीं को रिप्लेस करने का काम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हमारे पास में इमीडिएट डेंचर्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है उसके जस्ट बाद में ही हम क्या कर देते हैं, डेंचर्स का यूज कर देते हैं, इसको हम इमीडिएट डेंचर बोलते हैं, ताकि जल्दी से उसका रिस्टोरेशन हो जाए। और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं इम्प्लांटेड रिटेन डेंचर, जिसको हम इम्प्लांट्स की हेल्प से इनको फिक्स कर देते हैं ताकि ये रिमूव ना हो पाए। देन उसके बाद में इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स फिक्स होते हैं अच्छे तरीके से। देन इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स रिमूवेबल, ये क्या होते हैं, रिमूव हो सकते हैं यहाँ से। तो अलग अलग टाइप के डेंचर्स होते हैं जो कि रिमूव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पार्शियल डेंचर भी होते हैं, कंप्लीट डेंचर भी होते हैं। देन उसके बाद में प्रोसीजर स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, पहला है हम क्या करते हैं, जो डेंचर्स जब हम रिप्लेस करने वाले हैं तो पहले तो हमें उसका कस्टम डेंचर बनाना पड़ेगा, जैसा पहले था उसके जैसा ही एक डेंचर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इंप्रेशंस लेते हैं। देन उसके बाद में डेंचर जो है उसको फैब्रिकेट करते हैं डेंटल लैब के अंदर, तो हम एक नया डेंचर बनाते हैं जो कि पहले जो पेशेंट है उसी की तरह हो, ठीक है। देन उसके बाद में है उसको फिट करते हैं और एडजस्ट करते हैं ताकि वो सही से फंक्शन परफॉर्म कर पाए। तो इस तरीके से हम डेंचर जो है उनको रिप्लेस करने का काम करते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के डेंटल प्रोसीजर्स को, सर्जरीज को डिटेल में देखा है, जिसमें हमने टूथ के डिकेइंग प्रोसेस को भी समझा है, उसके मैकेनिज्म को समझा है, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके टीथ को डैमेज करते हैं और किस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है और उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो।